Good afternoon, all. We have started chapter 3, that was change in profit sharing ratio of the partners, and we had covered so many topics in the last videos. In this video, we'll cover the deferred revenue expenditure treatment and the treatment of revaluation and reassessment of assets and liabilities when there is a change in the PSR among the partners. So we start from the deferred revenue expenditure. As the name suggests, deferred revenue expenditure is a kind of revenue expenditure which does not increase any asset into existence, but the benefit of these expenditures expected to more than last इन मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड. देखिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? ऐसे एक्सपेंडिचर्स होते हैं जिसका फायदा हमें करंट अकाउंटिंग ईयर में ही मिलता है. और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उस टाइप के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं जिससे किसी एसेट की वैल्यू तो इंक्रीज नहीं होती है, बट जिसका फायदा हमें मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड में मिलता है. अब इस तरीके का कोई एक्सपेंडिचर अगर हमारी फर्म ने इनकर किया है और अगर हमारे पीएसआर में कोई चेंज हो जाता है, तो उस केस में हमें क्या करना है? उस केस में हमें उसे राइट ऑफ करना है थ्रू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो. ठीक है, क्योंकि ये जो एक्सपेंडिचर इनकर हुआ है ये पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आने से पहले ही इनकर हुआ है. इस वजह से इसको पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में ही इसको राइट ऑफ किया जाएगा. एंड जनरल एंट्री वुड बी लाइक पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू deferred revenue expenditure. Now, what are the adjustments of the reserves and accumulated profit and losses when they are to be retained in the books? देखिए, अभी तक हम क्या कर रहे थे? हम ये पढ़ रहे थे कि जब पार्टनर्स के पीएसआर में चेंज आया तो उनका जो भी रिजर्व था, जो भी उनके पास accumulated profits थे, जो भी उनके पास फंड्स थे, जो भी उनके पास अभी हमने पीछे किया एक्सपेंडिचर्स थे, उनको पार्टनर्स ने राइट ऑफ कर दिया है या फिर पार्टनर्स ने अपने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है. अब क्योंकि वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है तो वो पार्टनर्स का हो गया. अब ठीक है, अब उसको जब आप नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब आपका बंद आ जाता है, उसके बाद जब आप दोबारा से बैलेंस शीट बनाएंगे ना, तो वहां पे आप ना उस अकुमुलेटेड प्रॉफिट को दिखाने वाले हो ना उस रिजर्व को दिखाने वाले हो, क्योंकि वो सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है पार्टनर्स में. ठीक है, बट अगर क्वेश्चन में आपको ये बोला जाए कि आपको ये सारी चीजें बुक्स में रिटेन करनी थी, मतलब आपको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है. ठीक है, आपको बात को समझने की कोशिश कीजिए कि जब आपका पीएसआर में चेंज आ रहा है और आपको ये बोला जा रहा है कि आपको जो भी आपके अकुमुलेटेड प्रॉफिट्स थे, लॉसेस थे, आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है पार्टनर्स के बीच में, देन व्हाट वी नीड टू डू? अब हम क्या करेंगे? अब हमारे पीएसआर में जो चेंज आया है उसकी वजह से जिस पार्टनर का फायदा हुआ या जिस पार्टनर का नुकसान हुआ उसको हम कैसे रीइंबर्स करेंगे? इसके लिए देखिए, sometimes the partners may decide that existing balance of profit and loss account should continue to appear at the same amount in balance sheet of reconstituted firm. Okay, उसको बैलेंस शीट में हमें एज इट इज दिखाना है, तो डेफिनेट सी बात है वी डोंट नीड टू डिस्ट्रीब्यूट इट अमंग द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो. व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू पास एन एडजस्टमेंट एंट्री. ठीक है, एडजस्टमेंट एंट्री एक पास की जाएगी. उसके क्या स्टेप्स होंगे? सबसे पहले आपको नेट इफेक्ट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेट इफेक्ट निकालना है. आपको ये कैलकुलेट करना है कि कितना फायदा या कितना नुकसान आपने पूरे साल में अर्न किया था पीएसआर में चेंज होने से पहले. देन आप पार्टनर का गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे. इट इज वेरी ऑब्वियस कि व्हेन देयर इज अ चेंज इन द पीएसआर सम पार्टनर्स में गेन, सम पार्टनर में सैक्रिफाइस. तो वी नीड टू कैलकुलेट कि हु आर द गेनर्स एंड हु हैड मेड सैक्रिफाइस. उसके बाद आप उनका शेयर कैलकुलेट करेंगे. ये जो टोटल हमने यहाँ प्रॉफिट निकाला था उनमें उनका कितना शेयर है वो कैलकुलेट किया जाएगा. और उसके बाद गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट. दैट विल बी द एडजस्टमेंट एंट्री दैट वी नीड टू पास. गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट क्यों किया जाएगा? क्योंकि जो पार्टनर गेन कर रहा है उसको उतना शेयर ऑफ प्रॉफिट देना पड़ेगा. और सैक्रिफाइसिंग को पार्टनर को क्रेडिट क्यों किया जाएगा? क्योंकि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है? जिसने अपने पुराने हिस्से में से सैक्रिफाइस किया है गेनिंग पार्टनर के लिए. तो उसको जितना गेनिंग पार्टनर प्रॉफिट लेकर आएगा वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा. सो दिस विल बी द ट्रीटमेंट व्हेन इट इज सेड इन अ क्वेश्चन कि आपको कोई भी प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है अगर उनके पीएसआर में चेंज हुआ है तो. उसके बाद हम जो ट्रीटमेंट करते हैं, मैंने आपको तीन चीजें सिखा दी. मैंने आपको गेनिंग सैक्रिफाइसिंग फाइंड आउट करना बता दिया, मैंने आपको गुडविल की ट्रीटमेंट बता दी, मैंने आपको ये बता दिया कि हाउ टू मेक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस. अब इसमें हम देखेंगे कि हमारी जो
जब हमारे पीएसआर में चेंज होता है ना, तो हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यूज में भी, डेफिनेट सी बात है, जब बिजनेस स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे जो हमारी एसेट्स की वैल्यूज थी, जब हमने पीएसआर में कुछ टाइम बाद चेंज किया, तो उस टाइम पे डेफिनेट सी बात है कुछ ना कुछ चेंजेस हुए होंगे, तो हमें उस चेंज को भी रिकॉर्ड करना है। एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यूज में जो चेंजेस हुए हैं, हमें उनको भी रिकॉर्ड करना है और उसमें भी पार्टनर्स को प्रॉफिट और लॉस में हिस्सा देना है। इसके लिए हमें एक अकाउंट बनाना पड़ता है विच इज नोन एज रीवैल्यूएशन अकाउंट, और अनदर नेम इज P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। The reason for revaluation of asset and reassessment of liabilities is that any increment and decrement in the value of asset and liability up to the date of change in profit sharing ratio is for the period before the change in profit sharing ratio. तो हमें जब हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज किया है, उससे पहले जो भी लायबिलिटीज और एसेट्स में चेंजेस आई हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए वी नीड टू प्रिपेयर द रीवैल्यूएशन अकाउंट और P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। अब इस अकाउंट को कैसे बनाना है हमें ये देखना है। देखिए, एसेट्स है आपके पास, लायबिलिटीज है आपके पास। चेंजेस का मतलब क्या? एसेट में या तो इंक्रीज हुई होगी उसकी वैल्यू या डिक्रीज हुई होगी उसकी वैल्यू। लायबिलिटीज में चेंजेस का मतलब क्या? या तो वैल्यू इंक्रीज हुई होगी या वैल्यू डिक्रीज हुई होगी। हमें उसको ही, जो वैल्यू में चेंज आया है, जो इंक्रीज हुआ है, जो डिक्रीज हुआ है, वैल्यू में जो फॉल हुआ है, उसको ही हमें रिकॉर्ड करना है रीवैल्यूएशन अकाउंट में। अब हम देखते हैं, जैसे सपोज कीजिए हमारी स्टॉक, हमारा एसेट था, होता है स्टॉक, अगर उसकी वैल्यू पहले 18,000 थी और अब उसकी वैल्यू 15,000 हो गई, तो देयर इज अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट 3,000. That 3,000 will be recorded on the debit side of the revaluation account because it is a loss for the firm, right? वो 3,000 रुपए को हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे टू स्टॉक लिख के, ठीक है। उसी तरीके से अगर किसी एसेट की वैल्यू में कोई इंक्रीमेंट होता है, तो क्योंकि वो हमारे फर्म के लिए जो है एक फायदा है, तो उसको हम क्या रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड ऑफ द रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब चलते हैं लायबिलिटीज पे। लायबिलिटीज में आप सपोज कीजिए कि हमारी आउटस्टैंडिंग सैलरी जो हमें पे करनी थी दैट वाज 5,000, और अब हमारी आउटस्टैंडिंग सैलरी जब हमने अपनी लायबिलिटीज को रीअसेस किया, तो हमें पता लगा कि दैट वाज नॉट 5,000, अब हमें 8,000 रुपए आउटस्टैंडिंग पे करना है। तो यहाँ पे हमारी लायबिलिटीज क्या हो गई? बढ़ गई, 3,000 रुपए बढ़ गए लायबिलिटी के, क्योंकि अब मुझे एक्स्ट्रा 3,000 रुपए पे करने पड़ेंगे। तो उस जो 3,000 को मैं यहाँ पे दिखाऊंगी टू लायबिलिटीज, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी नाम से, ठीक है, बिकॉज देयर इज इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द लायबिलिटी, बिकॉज इट इज अ लॉस, क्योंकि जब फर्म के लिए 3,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करना है, तो फर्म के ऊपर एक अननेसेसरी की लायबिलिटी क्रिएट हुई है, ठीक है, और फर्म के ऊपर एक ये लॉस है, तो इस वजह से इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड शो किया जाएगा। इसके अपोजिट अगर कोई लायबिलिटी में कोई फॉल आ रहा है, तो फर्म को अब कम पे करना पड़ेगा, तो दैट विल बी प्रॉफिट फॉर द फर्म, तो इस वजह से इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड दिखाया जाएगा। अगर मैं नेचर की बात करूं, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर जो होता है वो होता है नॉमिनल। तो इसमें जो भी डेबिट होती है वो सारी लॉसेस होती हैं, और जो क्रेडिट होती हैं वो सारी गेन्स होती हैं। देखिए, उसके बाद अगर आपको सडन पता चलता है एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर कि देयर इज any unrecorded liability or there is an unrecorded asset which arises suddenly, तो उसको भी हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में उसको भी हमें जगह देनी है, क्योंकि अगर अचानक से कोई लायबिलिटी अराइज हो गई, तो इट मीन्स कि वी हैव टू पे फॉर दैट, तो आपको इसको यहाँ पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और अगर अचानक से कोई एसेट्स क्रिएट हो जाती है आपको, तो इट मीन्स कि आपके लिए वो एक फायदा है, आपके लिए वो कहीं ना कहीं कोई प्रॉफिट है, तो वो आपके लिए, उसको आपको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर आपने पार्टनर को किसी अमाउंट की पेमेंट की है, तो उसकी भी पेमेंट हमें करनी पड़ेगी, उसके लिए हमें इसको डेबिट साइड शो करना पड़ेगा। और अगर आपके पार्टनर से आपको कुछ रिसीव हुआ है, तो उसकी पेमेंट, उसकी भी एंट्री आपको इधर जो है क्रेडिट साइड करनी पड़ेगी। उसके बाद अगर आपने कोई एक्सपेंडिचर्स पे करी है, तो उसकी भी आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, बिकॉज इट इज अ काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर, ठीक है, जो फर्म के लिए अराइज हुई है। उसके बाद हम दोनों साइड का डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं, और डिफरेंस फाइंड आउट करने के बाद हम क्या करते हैं? प्रॉफिट और लॉसेस को फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर आपका डेबिट का टोटल ज्यादा है, तो डिफरेंस जो है इधर साइड लिखा जाएगा एज अ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, और अगर आपका क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, तो उसको आपको डेबिट साइड लिखा जाएगा एज अ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, और उसको आप अपने पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो दिस विल बी द प्रोसेस जिससे हम जो है अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट आपने बनाया, इसमें जो आपको प्रॉफिट और लॉस हुआ उसको आपने क्या कर दिया? अपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लेकिन अगर आपको ये बोल दिया जाए कि भाई जो रिवाइज्ड वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैं उनको रिकॉर्ड नहीं करना है,
डेफिनेट सी बात है, जब रिकॉर्ड नहीं करना है तो यहाँ पे जो भी आपको प्रॉफिट या जो भी आपको लॉस होगा इधर साइड या इधर साइड, उसको आपको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। जब कभी भी आपको बोला जाएगा कि भाई रिवाइज्ड वैल्यूज एसेट्स को रिकॉर्ड नहीं करना है, देन वी नीड टू पास एन एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, आपको नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी विया दिस मेथड। ठीक है, यानी जो एसेट्स की वैल्यू में इंक्रीज हुआ है वो ऐड हो जाएगा और जो लायबिलिटीज डिक्रीज हुई है वो ऐड हो जाएंगी, क्योंकि वो हमारे रिवैल्यूएशन के क्रेडिट के आइटम्स थे, और जो हमारे डेबिट के आइटम्स थे, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट एंड इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, वो डिडक्ट हो जाएंगे। तो आपका नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन पता लग जाएगा। उसके बाद अगर वो वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो इसका मतलब आपको प्रॉफिट हुआ है, तो दैट विल बी जर्नल एंट्री विल बी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। और अगर रिवैल्यूएशन में लॉस हो रहा है तो आप सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को डेबिट कर देंगे और गेनिंग पार्टनर्स को क्रेडिट कर देंगे। तो ये एंट्री आपको याद रखनी पड़ेगी। कि जब ये एंट्री आपको कब पास करनी है, जब आपको ये क्वेश्चन में बोला जाएगा कि भाई जो एसेट और वैल्यू की जो एसेट और लायबिलिटीज की वैल्यू में जो चेंजेस आए हैं उसको आपको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना है, तो उसके लिए आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होगी, जिसमें आप गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करेंगे व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट, और व्हेन देयर इज अ लॉस द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स विल बी डेबिटेड एंड गेनिंग पार्टनर्स विल बी क्रेडिटेड। उसके बाद हम आगे चलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पे। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में क्या करना है, देखिए जब आप रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट शेयर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जब आप सारी चीजें पार्टनर्स में उनके एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे, सारी चीजें पार्टनर्स को आप दे देंगे, उसके बाद क्या होगा, आप पार्टनर्स की कैपिटल से उसको कंपेयर करेंगे। भाई पार्टनर की कैपिटल में अगर शॉर्टेज होगी तो इसका मतलब कि पार्टनर को और कैपिटल लेके आनी है, और अगर सरप्लस होगा तो इसका मतलब पार्टनर्स उतना जितना उसका पास एक्स्ट्रा कैपिटल है वो उसको विड्रॉ कर सकता है। सो दिस विल बी द ट्रीटमेंट। ये जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिकली समझ में आएगा। बस अभी आपको इतना समझना है कि आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद आपको पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना होगा, पार्टनर्स को जो भी चीजें आपने दी है वहां पे ट्रांसफर करनी होगी, उसके बाद पार्टनर्स के कैपिटल से पार्टनर्स का जो बैलेंसिंग फिगर आएगा कैपिटल अकाउंट का उसको आपको कंपेयर करके शॉर्टेज और सरप्लस निकालना है, और उसके बाद उसके लिए आपको एक ही जर्नल एंट्री पास करनी है। बेसिकली ये जो टॉपिक है इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एडमिशन में ज्यादा आते हैं, बट आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना या फिर रिवैल्यूएशन का जो नेट इफेक्ट है उसकी कैलकुलेशन आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। इस चैप्टर में यही जो थे मेन टॉपिक्स थे, चेंज इन द पीएसआर अमंग द पार्टनर्स। इसके बाद विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जिसमें से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जिसमें आपकी जर्नल एंट्री अभी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितने इंपॉर्टेंट आपके लेजर अकाउंट्स है। So in the next video, we'll start admission of a partner.